Application of group theory IR and Raman active mode of D3H point group. MSc Chemistry 4 सेमेस्टर में एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी IR एंड रमन एक्टिव मोड ऑफ D3H पॉइंट ग्रुप। इसमें हम एग्जांपल लेंगे BCl3 D3H पॉइंट ग्रुप में BCl मॉलिक्यूल में जो सिमेट्रिक ऑपरेशन होते हैं उसमें आइडेंटिटी 2C3 3C2 सिग्मा H 2S3 3 सिग्मा V ऑपरेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये C3 ऑपरेशन कहलाएगा और ये प्रत्येक एक्सिस पर जो Cl है और ये Cl है और ये Cl है ये C2 एक्सिस कहलाएगी और रोटेशनल कहलाएगा। ये जो पूरा दिख रहा है हमें ये सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा। ये सिग्मा V जब इस तरफ एक मिरर लगाएंगे, ये सिग्मा V जब इस पर एक मिरर लगाएंगे और ये सिग्मा V, तो 3 सिग्मा V इसमें होते हैं और 2 S3 ऑपरेशन और C2 और C3 ऑपरेशन। अब हम इसमें सबसे पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें रिडक्शन फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम निम्न स्टेप में समझते हैं। स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेशन ऑफ अनशिफ्टेड एटम। हमें सबसे पहले अनशिफ्टेड एटम के बारे में बताना है, मतलब ऐसे एटम जो अनशिफ्टेड होते हैं या जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या चेंज नहीं होता है। D3H सिमेट्री ग्रुप में आइडेंटिटी की बात करें तो BCl3 में चारों एटम अनशिफ्टेड, क्योंकि ये अनचेंज होता है। 2C3 में यदि जो हमारा है C3 एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, जैसे ये C3 पर रोटेट कर रहा है, तो इसमें जो है 2 एटम हमारे अंश जो है एक एटम केवल B अकेला जो है वो अनशिफ्टेड होते हैं। Cl और ये तीनों Cl जो है परिवर्तित होते रहते हैं। यदि हम C2 की बात करें, C2 मतलब यहाँ पे यदि हम यहाँ पे रोटेट करेंगे तो B और Cl दोनों अनशिफ्टेड हैं। यहाँ से रोटेट करेंगे Cl और B, मतलब इसमें 2 एटम अनशिफ्टेड हैं। और यदि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सभी एटम है वो अनशिफ्टेड होंगे। और इसी प्रकार 2s3 में एक एटम और सिग्मा V जो वर्टिकल सिमेट्री है उसमें 2। यदि हम इधर मिरर प्लेन लगाएंगे Cl और B के यहाँ पे, तो ये Cl और ये Cl अनशिफ्टेड है और सॉरी ये B और ये Cl अनशिफ्टेड है, बाकी ये Cl और ये Cl शिफ्टेड है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट कंट्रीब्यूशन। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसमें केवल Cn और Sn को ही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हमने फार्मूला दिया है Cn और Sn के लिए। यहाँ पे जो C2 रोटेशन है वो 120 अंश घूमता है, तो उसके लिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है अलग वैल्यू आएगी इसके अलावा देखिए ये 2C3 की वैल्यू 0 और 3C2 ये 180 अंश घूमता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो -1 आएगी। और फिर इसके बाद 2S3 इसके लिए फार्मूला होता है 2 cos थीटा -1 और ये 120 डिग्री पर रोटेट करता है और इसकी वैल्यू आएगी -2। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एलिमेंट कंट्रीब्यूशन है, इसमें E3 है 2C3 0 3C2 -1 सिग्मा H1 है और 2S3 -2 और 3 सिग्मा V 1 है। अब स्टेप 3 में टोटल रिडक्शन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हमें कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों अनशिफ्टेड एटम और एलिमेंट कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल आते हैं। 4 × 3 = 12, ऐसे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और जो पॉइंट ग्रुप है उसकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पे इररिड्यूसिबल A1 की बात करें,
3H में E1 के सामने जितनी भी आइडेंटिटी 2C और मैंने ये अलग अलग इसको लिख के रखा हुआ है, सभी में 1 1 है और ये इसके सामने जो चिन्ह है इनकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम 1/12, अब ये 12 कहाँ से आया, 12 यहाँ से, एक ये आइडेंटिटी के ऊपर एक और इसके सामने 2 और 1 2 3 3 और 3 6 और 1 7 7 2 9 और 3 12, ये 12 हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 है ये हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का 12 है आइडेंटिटी के लिए, और यहाँ पे 1 और ये 1, तो 12 इंटू 1 इंटू 1, ये इस प्रकार, ये हम पहले भी इसे देख चुके हैं। इस प्रकार जो है A-1 के लिए जो वैल्यू है वो 1 है, A2 के लिए वैल्यू जो है वो भी 1 है, और इरेड्यूसिबल E- के लिए वैल्यू जो है 3 है, और रिड्यूसिबल A'1 के लिए वैल्यू जो है 0 है, और A2 के लिए वैल्यू जो है वो है 2 है। इसी प्रकार E" के लिए जो वैल्यू है वो हमारी 1 आएगी। इसे आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1' प्लस A2' प्लस 3E' प्लस 2 A2" प्लस E'। अब हमें क्या करना है, मोड को कैलकुलेशन करना है। मोड को कैलकुलेशन करने से पहले पहले हम ट्रांसलेशन मोड को कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसलेशन मोड वह होंगे जिनमें पीरियोडिक टेबल जो पॉइंट ग्रुप टेबल है उसमें जो सेकंड लास्ट कॉलम है ये ट्रांसलेशन और रोटेशनल कहलाता है, जहाँ पे एक्स और वाई जो है अलोन हो, स्वतंत्र हो, वहीं पर जो है ट्रांसलेशन मोड होगा। जैसे यहाँ पे A2' में है और E1' में, वहीं रोटेशनल से तात्पर्य है जहाँ ये भी सेकंड लास्ट टेबल, मतलब इसी कॉलम से हम पता कर सकते हैं। इसमें R जिसके सामने है, जैसे RZ, A'2 इसमें रोटेशनल है, और यहाँ पे RX RY में E" रोटेशनल है। तो ये हमारा A1' प्लस A2" ट्रांसलेशन मोड है, और A2' प्लस E" हमारा रोटेशनल मोड है। अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशन मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे निकालने के लिए हमें ट्रांसलेशन मोड और रोटेशनल मोड को जोड़कर टोटल इरेड्यूसिबल में से माइनस कर देते हैं। तो हमारा वाइब्रेशन मोड A1' प्लस 2E' प्लस A2" निकलेगा। कैलकुलेशन ऑफ IR और रमन एक्टिव मोड को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट कॉलम को देखकर रमन एक्टिव मोड निकाला जाता है, जबकि सेकेंड लास्ट कॉलम और जो लास्ट कॉलम है उसे देखकर IR मोड निकालते हैं। रमन एक्टिव वही होंगे जो वाइब्रेशन एक्टिव हो, और लास्ट कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब जो वाइब्रेशन एक्टिव हो। सबसे पहले बात करें हम A'1 जो है ये वाइब्रेशन एक्टिव है, और इसके लास्ट कॉलम पीरियोडिक टेबल में x² प्लस y² और z है। चलिए हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। लास्ट कॉलम में जो है E1' में, हाँ ये है, और E1' में है, और E" में है। अब इसमें से ये, लेकिन हमारा जो E1' है इसमें ये लास्ट कॉलम में है, लेकिन A2" ब्लैंक है, इसलिए रमन एक्टिव नहीं होगा। इसके बाद IR एक्टिव मोड। IR एक्टिव वही होंगे जो रमन एक्टिव हों, और साथ ही ट्रांसलेशन जो है एक्टिव होना चाहिए इसमें, मतलब इसमें जो XYZ है वो होना चाहिए। तो और पहला है वो रमन एक्टिव ही होना चाहिए। तो रमन एक्टिव क्या है, हमारी A1' है और E' है। तो A1' जो है ब्लैंक है, इसलिए ये जो IR इनएक्टिव हुआ। ब्लैंक मतलब इसमें XY Z में से कुछ नहीं है, इसलिए ये IR इनएक्टिव होगा। दूसरा E' ये रमन एक्टिव भी है, और इसमें XY भी है, इसलिए ये IR एक्टिव होगा। अतः इसमें IR एक्टिव जो है E' केवल होगा।